डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि भारत की तरफ से जब कहा गया कि 6 तैयारे गिराए गए तो उनकी जानिब से कहा कि भारत ने पहले कहा कि सीज फायर करें। पाकिस्तान ने फिर जब यानी उनकी तरफ से अटैक हुआ और फिर आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुझे बताया, और फिर उसके बाद एक भरपूर ऐसा थप्पड़ रसीद किया कि वो सारी जिंदगी भारत याद करेगा। ये शहबाज शरीफ साहब का कहना है और पूरी जिम्मेदारी के साथ वो कह रहे हैं कि 6 तैयारे जो हैं वो गिरे। और जाहिर है तैयारे देखें, जहाज़ों का गिरना जब क्लेम करता है एक मुल्क तो वो उसके ऊपर कोई डिनाइल नहीं होता, फिर कोई डिनाइल नहीं होता। मतलब पूरी दुनिया देख रही है ना, और पूरी दुनिया उसकी गवाह है, बात कर रही है। ये कोई मतलब है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक रियासत बात कर रही है कि जी 6 उनके तैयारे जो हैं वो गिरे और ड्रोन्स अलग थे, ठीक है, ये मेग और ये सारे, और मतलब है कि अब इशू ये सारा कि वो जो है, और फिर उनकी तरफ से गुजारिश की गई कि सीज़ फायर, हम सीज़ फायर चाहते हैं, और सीज़ फायर की गुजारिश हुई। और उसके बाद वरना पाकिस्तान पता नहीं आगे कहाँ तक चला जाता। वो अगर इसको एक्सलेट करते, जंग को आगे बढ़ाते, तो पाकिस्तान भी फिर जाहिर सी बात है कि इसको किसी भी मरहले तक पाकिस्तान ले जाने के लिए तैयार था। जी। अच्छा, अब इसमें जो है वो तो एक तो बात ये है, और ये भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। वो इस वक्त मैंने कहा ना डिनाइल मोड में, उनका नरेंद्र मोदी जो है वो सिवियर डिप्रेसिव साइकोसिस का गलबन शिकार हो चुके हैं, और वो चूंकि नीचे किसी से कोई बात नहीं कर रहे, तो इसलिए जिसके मुंह में जो आ रहा है बात कर रहा है, गालम गलूच, ये वो लोग अपने उनका मीडिया क्योंकि बात है नहीं करने वाली। राजनाथ आ गया ना, मैं नहीं छोड़ूंगा, उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गया, तो वो मतलब है कि वो फारिग हो गए। जब तक ये कि अपने आप को वो इससे रिकवर नहीं करते और दोबारा जैसे कहना चाहिए ना कि मामलात को संभालते नहीं, दुनिया को बताते नहीं कि क्या हुआ। अब ये कि मतलब बहरहाल छोड़ दें, साइन ऑफ है। उनकी हुकूमत कब तक उनका साथ देती है, जो एनडीए के उनके इत्तेहादी हैं, और अंदर क्या उनके मामलात होते हैं, क्या वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाते हैं या फिर कोई शरारत की तरफ उनका जहन जाता है। लेकिन यह है कि ये पॉलिटिकल उनका जो कैरियर है वो इस बदतरीन शिकस्त के बाद उनका ख़त्म हो गया बीजेपी सरकार का। अच्छा, अब इसमें जो आगे कैसे चलना है उन्होंने अब वो देखें, लेकिन ये है कि ये एक बात ऐसी है जो तारीख का हिस्सा बन गई है। एक साहब है, उनका नाम है माइकल एंटन। ये माइकल एंटन जो है ये स्टेट डिपार्टमेंट में ये उससे वाबस्ता है, माइकल एंटन, और ये मार्को रूबियो की टीम का हिस्सा है। और काफ़ी इन्होंने किताबें वगैरह भी लिखी जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पहली जो उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टर्म थी उसमें भी इनका एक रोल था। और अब ये मार्को रूबियो के साथ हैं, और उससे पहले ये जब रिपब्लिकन्स, ये कॉन्डोलीज़ा राइस के स्पीच राइटर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब है कि काफ़ी किताबें वगैरह भी लिखी हैं। और तो अब हुआ ये है कि अब आप इस गुफअप एक बहुत बड़ा गुफअप हुआ है। गुफअप से मुराद ये है कि बस जैसे तैसे मामला बढ़ गया आगे, लेकिन यूक्रेन में ये बराह रास्त वाबस्ता है, क्योंकि ये तो जो हमला इसराइल ने किया है, अभी मैं उसकी तरफ वापस आता हूँ कि ये गज़ा के ऊपर क्या मामला चल रहे हैं। और स्टीव विटकॉफ ने भी आखिर में अभी क्या बात की है कुछ देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के दौरे के बाद। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो प्रेसिडेंट पुतिन ने कह दिया कि मैं नहीं आ रहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज दोबारा कहा कि वो अगर वहाँ आते तो मैं चला जाता, और जब तक मैं नहीं मिलूंगा जंग बंद नहीं होगी। ये भी उन्होंने कह दिया कि जंग बंद करने के लिए ज़रूरी है कि मेरी और पुतिन की मुलाकात हो। अच्छा, अब तुर्की के 3 शहर, और 3 शहरों में अलग अलग मामलात हो रहे हैं। एक उनका है अंतालिया में वो सारे जनाब नेटो के वज़राए ख़ारजा जमा हैं, और वहाँ पर मार्को रूबियो भी हैं, और वहीं पे उनकी मुलाकात हुई है सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर से। तो एक तो अंतालिया में मौजूद है। दूसरा है अंकारा पहुंचे हैं ज़ेलेंस्की, और वो मिले हैं प्रेसिडेंट अर्दोगन से। और अर्दोगन से मिलने के बाद, प्रेसिडेंट अर्दोगन से उन्होंने मिलने के बाद ये कहा है कि मैं तो किसी सूरत ये यूक्रेन का जो डेलीगेशन इस्तांबुल, क्योंकि ये सारा तीसरा शहर है इस्तांबुल, जहां पे रशिया और यूक्रेन की मुलाकात होनी है, और दरमियान में अमेरिकन पहुंच गए हैं वहां पे, ठीक है। अच्छा, अब जनाब जो ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने कहा मैं तो
मुझे तो जलील करवा दिया है ट्रंप ने भी और पुतिन ने भी, और मैं यहाँ पे आ गया हूँ लेकिन अब मैं नहीं जाऊँगा आगे। तो फिर उसके बाद ये है कि प्रेसिडेंट एर्दोगन ने भी जाना था अल्बानिया में, वहाँ पे यूरोप के रहनुमा जमा हैं, वहाँ समिट हो रही है, आज एक रोज़ा समिट अल्बानिया में हुई है। तो प्रेसिडेंट एर्दोगन ने भी जाना था, तो ज़ेलेंस्की भी वहीं से अंकरा से ही अल्बानिया पहुँच गए। और अल्बानिया में वहाँ पर यूरोप के जो मीटिंग वहाँ पे शुरू हुई, वहाँ पे प्रेसिडेंट मैक्रोन भी हैं, वहाँ पे कियर स्टेमर भी हैं बरतानिया के। अच्छा, अब मसला ये है कि वो आने वाले दिनों में इसको मज़ीद बात करेंगे। ये ब्रेक्सिट को रीसेट करने की बात हो रही है कि ब्रेक्सिट के बाद क्या मामला तय पाएँ। और फ्रांस ये जो पानी है, फिश जो जहाँ से दरमियान में जो बरतानिया और फ्रांस के दरमियान जो पानी है, वहाँ पर बहुत से तनाज़ात हैं फ्रांस के और बरतानिया के जो ब्रेक्सिट के नतीजे में पैदा हुए हैं। फिर यह है कि जो फ़ीस है बरतानिया में वो यूरोपीय यूनियन के लोगों से वो गैर मुल्की के तौर पे ही चार्ज होते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी जो केयर स्टेमर चाह रहे हैं कि, और कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि वो वापस बरतानिया जो है वो यूरोप का हिस्सा बन जाए, लेकिन एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो लेकिन बहरहाल वो EU के इजलास में वो मौजूद थे, यानी यूरोप के इजलास में वो मौजूद थे। लेकिन सवाल ये कि यूरोप के इजलास में तो फिर जो है वो ज़ेलेंस्की भी थे और तैयब एर्दोगन भी, तो उनको भी बुलाया हुआ था वहाँ पे यूरोप के इजलास में। तो नेटो का इजलास तो नहीं था, यूरोपियन लीडर्स थे वहाँ पर। उन लीडर्स की फिर प्रेसिडेंट ट्रंप से एयरफोर्स 1 में बात हुई है, और प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने बताया है कि क्या पीछे मामला, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का जहन ये लगा हुआ था कि मुझे पता तो चले कि हुआ क्या है। तो फिर उधर से कॉलें गई एयरफोर्स 1 में। जाहिर है कि एयरफोर्स 1 में सारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। उनको बताया गया कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं तो किसी सूरत इस्तांबुल नहीं जाऊँगा, इस्तांबुल नहीं जाऊँगा, और इस्तांबुल में इसलिए नहीं जाऊँगा कि वहाँ पर जो व्लादिमीर मेदिंस्की वहाँ पर आए हुए हैं, जो कि लीड कर रहे हैं रशिया के डेलीगेशन को, उनके सामने मैं तो किसी सूरत नहीं बैठूंगा। और मेरी तरफ से जो डेलीगेशन यूक्रेन की तरफ से गया हुआ है, वो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि मेरे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो उसमें वो उसके अंदर जो है वो मौजूद हैं, और वो वहाँ पे हेड करेंगे, और वो वहाँ पे शरीक होंगे, और वो नुमाइंदगी करेंगे यूक्रेन की। लेकिन अब इशू यहाँ पे ये हुआ, एक अजब, आप देखें कि अजीब सिलसिला हुआ कि जो टर्की है, तो टर्की ज़ाहिर है टर्की मेज़बान मुल्क है जी। तो जो उनके जो फिदान जो उनके वज़ीर ख़ारजा, बड़ा उनका इम्पोर्टेंट रोल है इस वक्त बहुत ख़ित्ते में और पूरी दुनिया में। जो टर्की का बड़ा बहुत कलीदी किरदार है, और टर्की का जिम्मा लगाया हुआ था कि आपने इनकी टॉक्स करवानी है। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने गुजारिश की थी कि टर्की से कि मैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा कहा कि मैं तो टर्की चला जाता लेकिन पुतिन नहीं आ रहे। तो लेकिन मार्को रूबियो को उन्होंने भेज दिया था। मार्को रूबियो वहाँ पर अनातोलिया गए, अनातोलिया से वो इस्तांबुल पहुँच गए कि मैं इस मीटिंग में मैं भी शामिल हो जाऊंगा। जो यानी जो रशिया की और यूक्रेन की मीटिंग हो रही है, इसमें मैं भी शामिल हो जाऊंगा। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि सरजाई लेवरोव तो आए नहीं है, तो मैं वजीर खारजा के तौर पे कैसे पहुंच। अच्छा, इस्तांबुल पहुंच गए। इस्तांबुल पहुंचने के बाद वो वहाँ पर जो पैलेस है उसके बाहर, अब ये अजीब किस्म की एक पिक्चर है। इस पिक्चर में जो है वो मार्को रूबियो खड़े हैं बाहर। अब वो क्यों खड़े हैं, वो बस खड़े हैं, और उनकी यूक्रेन के वजीर दिफा जो है उनसे बात हो रही है, वो सामने जो उनके मौजूद हैं उनसे बात हो रही है उनकी। अच्छा, और वो जो है दरमियान में टर्की के जो है वो मौजूद हैं वजीर खारजा। इन्होंने रशिया की तरफ से, अच्छा फिर मार्को रूबियो ने कहा कि ये ऐसा है कि मैं तो खुद जा नहीं सकता, लेकिन ये है कि माइकल एंटन को इजलास में बिठा दें अमेरिकन। तो रशिया की तरफ से बात हुई कि एक मिनट, ये हमारा और यूक्रेन का मामला है, अमेरिका कहाँ से गुजरा है बीच में, आप ये क्यों आए हैं? उन्होंने कहा जी हम ये इसलिए कि हमने सुलह कर। उन्होंने कहा नहीं, आप आए क्यों हैं, आप कौन है? ये हमारा और ये तो हमारा और यूक्रेन का मामला है, यूक्रेन हमारी टेरिटरी है, तो अमेरिकन क्यों, आप कौन है, आप लोग कौन है? अच्छा, स्टीव विटकॉफ को शायद गालिबन इसकी भनक पड़ गई थी, तो वो नहीं पहुंचे इस्तांबुल, वरना उन्होंने भी ख्वार हो जाना था।
अब जनाब मार्को रूबियो और माइकल एंटन दोनों को रशिया ने उस इजलास में बैठने नहीं दिया जिस इजलास में शिरकत के लिए वो पहुंचे हुए थे इस्तांबुल कि हम है ना दरमियान में। बल्कि ये हुआ कि जो सिर्फ टर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने जो रशियन डेलीगेशन और यूक्रेनियन डेलीगेशन आमने सामने बैठा और उन्होंने दोनों को वेलकम किया, उठ के चले गए। अमेरिकन को रशियन ने बैठने नहीं दिया। उन्होंने कहा आप कौन है, अमेरिकन कहाँ से, आपको आपका क्या ताल्लुक है हमारे और यूक्रेन के साथ, सीज़फायर होनी है नहीं होनी, क्या बनना है आप, मतलब थैंक यू वेरी मच, आप दरमियान में नहीं आएंगे। उनके जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे व्लादिमीर मेदिंस्की, उन्होंने बड़ा हार्ड स्टैंस ले लिया कि ये माइकल एंटन, वो मिले माइकल एंटन से, सलाम उन्होंने की, सलाम तो की, मुलाकात की, क्या हाल है, कैसे हैं आप, खैरियत है, यहाँ क्या करें इस्तांबुल में। उन्होंने कहा मैं वो ऐसे ही वो देखने आया था यहाँ पे। उन्होंने कहा आप देखें सैर वैर करें, कहीं गलती से आप हमारी मीटिंग में तो नहीं शामिल होने आ गए अमेरिकन, आपका क्या ताल्लुक है इससे। उन्होंने कहा नहीं मैं तो वैसे ही, मार्को रूबियो भी आए हुए थे तो मैंने कहा मैं इस्तांबुल में ज़रा यहाँ पे सुना है मरमरा के पास ही ज़रा जो यूरोपियन साइड है वहाँ पे सैर वैर करूँगा तो इस्तांबुल की। तो वो अजीब ख्वारी हो गई, अमेरिकन वहाँ क्यों पहुँचे थे, वो उनको बैठने नहीं दिया गया। बहरहाल फिर वो टर्की ने सूरत हाल को संभाला, टर्की, यूक्रेन और अमेरिकन ने फिर आपस में उन्होंने बिठा के मामला तय किए। प्रेसिडेंट पुतिन ने इतना हार्श स्टांस लिया, इतना हार्श स्टांस लिया। अच्छा उनका मुसलसल रब्ता है, यानी तैयब उर्दगन के साथ तो पुतिन बहुत थ्रू है, तभी तो ये जगह चुनी, लेकिन अमेरिकन को नहीं घुसने दिया दरमियान में। 2 घंटे ये मुलाकात जारी रही और 2 घंटे के बाद ये तय पाया कि ये आगे भी मुलाकातें होंगी। लेकिन गूफअप देखें आप, गूफअप कितना ज़्यादा हुआ है कि वो जेलेंस्की पहुँचे, वो अल्बानिया निकल गए, मार्को रूबियो पहुँचे अनातोलिया से इस्तांबुल, वो क्यों पहुँचे किसी को पता ही नहीं। उसके बाद जो है वो माइकल एंटन को उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये शरीक होंगे इजलास में। उन्होंने कहा क्यों भाई आप क्यों शरीक होंगे, रशिया ने कह दिया, वो बाहर रह गए। बहरहाल इनकी मुलाकात का नतीजा ही निकला कि 1000 कैदी, अभी 2-2.5 घंटे इनकी मुलाकात जारी रही। मेरे ख्याल से राउंड आज का ख़त्म हो गया, पता नहीं कल जारी रहती है कि नहीं, लेकिन 1000 के करीब जो है कैदियों का तबादला हो गया, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। और इससे हट के कोई बात होगी मेरी, जंग बंदी नहीं हुई। सीज़ फायर फौरी तौर पे जो गुजारिश कर रहे थे जेलेंस्की के जंग बंदी की जाए, वो जंग बंदी नहीं हुई। और इनको जो है वो मुकम्मल तौर पे हवाले कर दिए उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के, मिनरल्स वगैरह साइन हो गए हैं। और बाकी जो है वो उनको, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद कहा कि मैं मिलूंगा पुतिन से तो जंग बंदी होगी भाई, उसके बगैर नहीं होगी। अब प्रेसिडेंट पुतिन कब मिलेंगे, कब होगा, कैसे होगा, जल्दी होगा, बस हम तय कर रहे हैं मामला। लेकिन इस दौरान जो है जंग बंदी के ऊपर वो रशियंस किसी सूरत तैयार नहीं होंगे, वो जेलेंस्की को हार्ड टाइम देने जा रहे हैं। जेलेंस्की फिर वहाँ, जेलेंस्की नहीं, फिर जो वहीं से यूरोप के मुल्कों के साथ बैठ के बात की उन्होंने, यूरोप के मुल्क जो चिकन आउट है उनके अपने अपने मामला तय करने हैं, सारे मुल्कों ने अपने अपने मामला तय करने हैं। और देखें तुर्की कितनी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया, जो मैंने कल भी बात की थी। वो तुर्की पूरे यूरोप में, जिसको EU मेंबरशिप नहीं देता था, आज पूरा यूरोप जो है वो तुर्की के सामने है कि भाई आप किसी तरह से बात करें प्रेसिडेंट ट्रंप से, आपकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है टर्की का, आपके जो वेपन्स हैं, आपकी जो आर्मी है, आपके जो बाकी हैं, तो पूरा का पूरा जो यूरोप है वो प्रेसिडेंट उर्दगन को देख रहा है। अच्छा, तो बहरहाल, और सीरिया में और PKK डिज़ोल्व हुई है। देखें ये हफ्ता बड़ा तारीखी रहा है, इसमें PKK भी डिज़ोल्व हुई है। प्रेसिडेंट उर्दगन को कई कामयाबियाँ इस पूरे हफ्ते में जो है वो उनको हासिल हुई हैं, सफारती महाज पे, दिफाई महाज पे, और पाकिस्तान के साथ वो मुसलसल खड़े हैं। उनके ऊपर उनसे भी ये जनाब उनकी कंपनियों पे पाबंदियां लगा के समझ रहे हैं कि शायद वो बहुत कोई तुर्की को इससे फ़र्क पड़ेगा, इनको फ़र्क पड़ेगा, ये आइसोलेशन में चले गए हैं मोदी सरकार। पूरा मुल्क, पूरी दुनिया, देखिए ना, बांग्लादेश को भी आपके दाएं बाएं हैं कौन से लोग, सारे म्यांमार, चाइना से मिल रहे हैं। वो उन्होंने सालों के बाद एक नया नक्शा जारी किया है। चाइना इस तरह नक्शा जारी नहीं करता जिसमें वो बाकायदा ये अरुणाचल प्रदेश के उन्होंने नाम दिए सारे, तो इनसे जवाब ही नहीं दिया जा रहा। और ट्रंप इनको रोज़ जलील कर रहे हैं, रोज़। और ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने सीज़फायर करवाया, और अभी शहबाज शरीफ आपने कह दिया कि वो उनकी गुजारिश पे हुआ है, तो दैट्स इट। तो मतलब है कि अब वो सारी दुनिया के सामने जो है वो अच्छी खासा रगड़ा लग रहा है मोदी सरकार का, और भारत का उनके साथ साथ लग रहा है, क्योंकि भारत के वो वज़ीर आज़म है। अच्छा, तो अब ये है कि ये वहाँ पर क्या हुआ गज़ा में। देखिए गज़ा में ये हुआ कि प्रेसिडेंट 4-5 बातें तो हुई ना। नेतन्याहू को उन्होंने डंप कर दिया, नेतन्याहू को
बिल्कुल डम कर नेतन्याहू सीरिया के साथ मामला तय होना, ईरान के साथ बातचीत होना, हूतीस के साथ मामला तय होना, फिर ये कि रशिया और ये यूक्रेन के सारे मामले, इसमें भी तो इसराइल घुसा हुआ था ना दरमियान में। तो ये सारे मामला से उनको अलग, और यूरोप भी अलग हो गया। यूरोप तो पहले ही अलग था, यूरोप तो पहले ही जेनोसाइड के खिलाफ था, कई मुल्क तो तस्लीम कर चुके थे फ़लस्तीनी रियासत। तो वो अब उन्होंने कहा कि अब चंद दिनों में, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो अनाउंस करने जा रहे थे, वेरी वेरी बिग अनाउंसमेंट मैंने करनी है, वो उनकी रह गई थी। प्रेसिडेंट ट्रंप को जिच किया है, प्यूटिन ने नहीं किया, नेतन्याहू ने जिच किया दरमियान में, क्योंकि स्टीव वित्कॉफ दरमियान में आगे पीछे दाएं बाएं सारे मामलात, और सऊदी अरेबिया एक बड़ी पावर बन के सामने आया है रीजन में, और अरब ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, उसके साथ ही कतर का अपना एक रोल है, यूएई का अपना रोल है। लेकिन यह है कि जहाँ पर भी वो गए हैं तो गज़ा की बात हुई, और कतर में आपका ख्याल है कि बात नहीं हुई होगी? कतर में अल जज़ीरा के सहाफ़ी वहाँ पे शहीद हुए हैं बाकायदा, और उसमें कतर का एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है। कतर में हमास की क़यादत कतर में और तुर्की में रही है, जिन दोनों मुल्कों के साथ इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बराह रास्त उनकी क़यादत में रब्ते में। और सऊदी अरेबिया ने तो बिल्कुल वो प्लान ही ख़त्म कर दिया, उनका तो अरब प्लान है। अब सवाल ये है कि नेतन्याहू ये सोच रहा है कि मैं क्या करूँ। तो नेतन्याहू ने ये अटैक कर दिया है यमन पे, और यमन को फिर मौका दे दिया हुतीस को कि हुतीस उसको मजीद फेंटी लगाएं उसकी, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि ये मैं क्या ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू करूं। शहीद तो उन्होंने कर दिया ना, कल रात को भी परसों भी वो गजा के ऊपर, और ये वो कह चुके थे पहले कि अगर ट्रंप के दौर में अगर ये ना हुआ सीज फायर तो मैं ग्राउंड ऑफेंसिव करूंगा। याद है उन्होंने सीज फायर का कहा था कि ट्रंप के दौर में, ये दौरे के दौरान जो है, यानी ट्रंप का जो दौरा है 4 रोज़ा, इसके दौरान हम रोक रहे हैं वो ऑपरेशन ग्राउंड ऑफेंसिव, लेकिन अगर कोई सीज फायर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो हम गजा में ग्राउंड ऑफेंसिव कर देंगे और गजा के अंदर कत्लेआम करेंगे दोबारा।